बच्चों लोग क्या हालचाल। तो बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब इस चैप्टर का हमने पहला पार्ट में इस चैप्टर के मेजॉरिटी टॉपिक्स को पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके उसे कंप्लीट करना, तब इस पार्ट को कंटिन्यू करना। आज इस पार्ट में हम जो है इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन पे, सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो अब जो इस चैप्टर में टॉपिक बच गए हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से आपकी इनकम में कितने टाइम्स चेंज हो रहा है। मैंने क्या बोला, कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है वो नहीं बताएगा, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं देगा, ये बस बताएगा कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से कितने गुना आपकी इनकम में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 है और मैंने 100 रुपए अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे, तो मतलब इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2, तो हमारी जो इनकम है ना, वो सॉरी इन्वेस्टमेंट है, इनकम कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट का 2 गुना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 2, इन्वेस्टमेंट हमारे 100 रुपए करी तो 2 गुना क्या होगी इनकम, क्योंकि मल्टीप्लायर 2 है। अगर वो 3 होता यानी कि 3 टाइम्स होता तो इन्वेस्टमेंट 100 रुपए तो इनकम होती 3 गुना। ठीक है बच्चों, तो यही होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से फाइनल इनकम में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है, इट शोज हाउ मेनी टाइम्स इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है उससे कितने गुना इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है बच्चों, अब इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज हुआ उसका जो रेट है वो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है। बेसिक चीज इतना क्लियर। ठीक है बच्चों, अब देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकालने के फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले इसको डिनोट, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसको डिनोट करा जाता है के की मदद से। ठीक है, अब ये जो के की वैल्यू निकालनी है कैसे निकलते हैं, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वाई क्या होता है हमारा इनकम, डेल्टा मतलब चेंज, और नीचे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं। ये तो होता है मेन फॉर्मूला, बट इसके ना दो फॉर्मूले और होते हैं। एक होता है 1/1 - MPC और एक होता है 1/MPS। अब ये जो दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं ये कैसे डिराइव होते हैं कैसे नहीं होते, मैं यहाँ पे उसे करा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर किसी बच्चे को डेरिवेशन देखनी है तो मैं इस चैप्टर के ना अपने हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है, सिंपल बेसिक मैथ है। आप एक बार उसे रीड भी करोगे आपके समझ आ जाएगा ये दो फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए हैं। तो अगर आपको किसी को ये देखना है तो आप नीचे नोट्स में जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे प्लीज उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज हुआ, उसके फॉर्मूले कैसे, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या 1/1 - MPC, और एक क्या है 1/MPS। अब इसका यूज कैसे होगा, मतलब इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैंने एक नीचे एग्जांपल लिखा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द MPC इज 0.75 एंड द इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़। ठीक है, देन फाइंड करना है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि हमें बोला कि एमपीसी की वैल्यू 0.75, इन्वेस्टमेंट हमें 1000 करोड़ बोल दी, और बताओ कि इनकम में कितना चेंज होगा, इन्वेस्ट ओ कंजम्पशन में कितना चेंज होगा। ठीक है, हमें ये बताना है। अब देखो पहली बात, एमपीसी और एमपीएस के बारे में अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो चैप्टर नंबर 7 में मैंने चीज बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना पहले तो इन्वेस्टमेंट की बात करी और चेंज इन इनकम की बात करी, और अब कभी भी देखना जो इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम की अगर वो एक साथ बात कर रहा है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें पता है हमें निकालना है चेंज इन इनकम। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हमारे पास तीन फॉर्मूला, पहले वाला कैसे निकलता है, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो है बट इनकम तो हमें फाइंड ही करनी है, तो पहला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। बट देखो क्वेश्चन में एमपीसी गिवन था और सेकंड वाले फॉर्मूला क्या है, 1/1 - MPC, मतलब यहाँ पे हमारे पास एमपीसी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के की वैल्यू निकाली 1/1 - MPC करके, 1/MPC की वैल्यू 1 - 0.75। ठीक है, तो मतलब 100 वो सॉरी 1/0.25 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो लगेंगे, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि इनकम कितनी जनरेट हुई होगी, 4 टाइम्स। अब आप जो है सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगाओगे, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब के की वैल्यू 4, इन्वेस्टमेंट 1000, ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो चेंज इन इनकम आ जाएगा 4000 करोड़। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि चेंज इन इनकम कैसे निकला, इतना क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हमें कंजम्पशन भी पूछा था कि कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, उसके लिए क्या करना, एमपीसी का फॉर्मूला पता है सबको, एमपीसी कैसे निकलता है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। एमपीसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 0.75, इनकम अभी आपने निकाली 4000, तो अब ये 4000 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कंजम्पशन कितना आ जाएगा,
चेंज इन कंजम्पशन आ जाएगा 3000 करोड़। आई होप कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब देखो, आपको ना कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूले याद रखने हैं ये वाले, ठीक है। डेरिवेशन अगर आपको देखनी है नीचे नोट्स में मिल जाएगी। इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से बन सकते हैं, बट आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहा तो आप ये लैंग्वेज समझ के तो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और आपकी बुक में जो क्वेश्चन है आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, तो ये टॉपिक और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, देखो अगला टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, और एक टॉपिक आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले देखो, ऐसा क्वेश्चन आया ना रिलेशन वाला, तो आप ना एक काम करो, दो एग्जांपल बना के दिखा दो। पहले एग्जांपल में हमने एमपीसी लिया 0.5, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाया, एमपीसी की वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर आया 2 टाइम्स, ठीक है। सेम दूसरा एग्जांपल बनाओ, अब क्या करो, एमपीसी की वैल्यू को बढ़ा दो या कम कर दो, ठीक है। हमने क्या करा, बढ़ा दिया, 0.75 कर दिया। अब हमने सेम फॉर्मूला लगा के एमपीसी की वैल्यू पुट करी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के की वैल्यू निकाली, देखो 4 टाइम्स आ गया। मतलब क्या हुआ, जब एमपीसी 0.5 तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2, एमपीसी बढ़ के 0.75 हो तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया 4, यानी कि एमपीसी बढ़ा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ा। मतलब इसका रिवर्स भी हो सकता है, एमपीसी कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ती है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन। इतना क्लियर, तो हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। इतना क्लियर सब बच्चों को, ठीक है। अब सेम ऐसे हो सकता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। सेम क्या करो, दो एग्जांपल बताओ। एमपीएस ले लिया 0.5, के फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाय एमपीएस, के की वैल्यू कैसे निकली, 1 डिवाइड बाय एमपीएस, 1 डिवाइड बाय 0.5, तो आ गया 2 टाइम्स, ठीक है। अब हमने क्या करा, एमपीएस की वैल्यू को बढ़ा के 0.75 करा, और इस फॉर्मूले में जब हमने पुट करके सोल्व करा तो हमारा के की वैल्यू आती है 1.333। मतलब क्या हुआ कि हमने एमपीएस को बढ़ाया तो मल्टीप्लायर कम हो गया, तो ऐसे में क्या हुआ, एक चीज बढ़ी दूसरी कम हो गई, तो ऐसे में कौन सा रिलेशन आता है, इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस में कैसा है, इनवर्स रिलेशन या फिर नेगेटिव रिलेशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर में बस एक टॉपिक बचता है, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो बच्चा लोग, अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अब देखो ये क्या होता है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा वो क्या बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने पे इनकम कितनी चेंज होगी, ये हमारा क्या बताता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। अब वो ना हमें डायरेक्ट कंप्लीट टोटल इनकम बताता है कि इन्वेस्टमेंट जितनी होगी उससे टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी। बट जो ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है ना, ये पूरा एक डिटेल हमें ओवरव्यू देता है कि जो वो इनकम है, इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इनकम जनरेट हो रही है वो किस तरह से होगी, ठीक है। वो हमें बताता है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अब देखो ये होता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, इनकम वगैरह, ठीक है। जो भी है अभी एक बार को जब ये पूरा हम मैकेनिज्म देख लेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एक पहले ना एक चीज याद रखना, मैंने जब आपको 7 चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट हमारी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, ठीक है। बट अभी हम यहाँ के बोले चेंज इन इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रही, ठीक है। मैं बताता हूँ कि जब आप किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी बिजनेस में पहली बार पैसा लगाते हो ना, वो जो इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब जो भी आपने पैसा, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा लगाया, तो आपने वो जो पहली बार पैसा लगाया ना, वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है इधर चैप्टर में। अब जो वो पैसा सर्कुलेट होगा उससे इनकम जनरेट होगी, फिर वही इनकम दोबारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो जो फर्दर इनकम जनरेट होकर इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो आपकी चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इनिशियल जो आपने पैसा लगाया वो हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। अब मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को हम एक बार एग्जांपल की मदद से सोल्व करते हैं, फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले ना हमारा एक होगा राउंड 1, ठीक है, राउंड 1। अब राउंड 1 क्या है कि जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा, जब आपने पहली पहली बार पैसा लगाया है किसी चीज में, उसकी बात करेगा, ठीक है। मान के चलते हैं हमने 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, हमने 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी भी बिजनेस में, ठीक है। अब देखो, हमने अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करा, मेरी जेब से पैसा निकल के कहीं गया, खर्चा हुआ, तो वो सामने वाले की इनकम बनेगा, ठीक है। मतलब मेरी जेब से 100 रुपए निकल के किसी के पास तो गए होंगे ना, तो वो सामने वाले के लिए तो इनकम हुआ, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे कि हमारे हमारी जो इकोनॉमी में इनकम में कितना चेंज आया होगा, 100 रुपए, क्योंकि मैंने 100 रुपए जब इन्वेस्ट करे तो ओवरऑल इकोनॉमी में 100 रुपए की इनकम भी जनरेट हुई, क्योंकि मेरी जेब से अगर कुछ निकला, इन्वेस्टमेंट हुई, एक तरह से खर्चा ही है ना वो, तो सामने वाले की तो इनकम बनेगी, ठीक है। अब देखो, जो इनकम बनी, आपको मैंने बताया था कि इनकम के दो कंपोनेंट, एक तो क्या होगा कंजम्पशन, एक होगा सेविंग,
और ये डिपेंड किस पे करता है, एमपीसी और एमपीएस पे। जितना एमपीसी होगा उतनी हमारी कंजम्पशन, जितना एमपीएस होगा उतनी हमारी सेविंग। अब हमने बोला 100 रुपए की इनकम हुई, एमपीसी मैंने अज्यूम करा 0.5, तो एमपीएस भी कितना होगा 0.5, क्योंकि दोनों का सम होता है 1। ठीक है, तो अब देखो 100 रुपए इनकम, तो इसमें से एमपीसी अगर हमारा 0.5 है तो 50 रुपए कंजम्पशन में चले जाएंगे, 50 रुपए किस में चले जाएंगे, सेविंग में चले जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखो, हमारे पास ना कंजम्पशन के 50 रुपए चले गए और 50 रुपए सेव हो गए। अब जो सेव हो गए उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। 100 रुपए की इनकम हुई जिसमें से 50 का हमारा कंजम्पशन हो गया, इतना क्लियर हुआ? 50 का कंजम्पशन, 50 रुपए सेव हो गए। अब देखो ये जो 50 रुपए का कंजम्पशन हुआ है, हमारी इकोनॉमी में फर्दर खर्चा यही तो होगा 50 रुपए। मतलब आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से आपने 50 रुपए कंजम्पशन करा, 50 सेव करे, तो इकोनॉमी में एक्चुअल खर्चा तो 50 रुपए हुआ। इतना क्लियर हुआ? अब अगर आपने 50 रुपए खर्चा करा तो वो किसी ना किसी की तो इनकम बना होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास जो राउंड टू होगा ये 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट का। अब देखो इन्वेस्टमेंट तो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, इसका चेंज नहीं होगा। मतलब बट जो ये एक्स्ट्रा 50 रुपए कंज्यूम हुए हैं हमारी इकोनॉमी में, जिनको खर्चा हुआ है, 50 तो सेव हो गए उनका छोड़ो, बट जो खर्चा हुआ है उसका तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मेरी जेब से 50 रुपए निकल के गई, सामने वाले की इनकम बने होंगे, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ दोबारा से इनकम में कितना चेंज आया, 50 रुपए का चेंज आया। अब हमारा एमपीसी कितना 0.5, एमपीएस कितना एमपीएस कितना 0.5। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 50 रुपए का 25 रुपए यानी कि 0.5 यानी कि 25 रुपए फिर से कंज्यूम हो जाएगा, और सेविंग कितनी हो जाएगी 25 रुपए। अब इधर देखो कंजम्पशन कितने का हो रहा है 25 का, सेविंग 25 की, मतलब 25 रुपए तो सेव हो गए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट इकोनॉमी में खर्चा कितना हुआ 25 रुपए। अब वो जो 25 रुपए मेरी जेब से अगर निकल के गए हैं, किसी ना किसी का तो मेरा खर्चा तो किसी ना किसी की तो इनकम बना होगा ना 25 रुपए की। अब उस 25 रुपए की इनकम में से 50% यानी कि 0.5 फिर से कंज्यूम और फिर से सेव, मतलब इनकम में कितना चेंज आया होगा 25 का। एमपीसी कितना 0.5 है, तो मतलब 12.5 हमारा कंजम्पशन, और यहाँ पे कितना आया होगा 12.5 सेविंग। अब ये जो प्रोसेस है ना, अगली बार क्या होगा, खर्चा कितने का हुआ 12.5, मतलब मेरा 12.5 रुपए का खर्चा, तो ये किसी ना किसी की इनकम बना होगा, तो वो फिर इनकम में आ जाएगा फोर्थ राउंड में। देन यहाँ पे क्या होगा, उसका 0.5 कंज्यूम हो जाएगा और उसका 0.5 सेव हो जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एंड में आके जीरो ना हो जाए। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब देखो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ये पूरा ऐसे प्रोसेस करके बताओगे, और आप कंप्लीट तो ऐसे जीरो करके नहीं बता सकते, तो आप क्या करोगे ना, ऐसे जैसे मैंने ये 3 राउंड बना दिए, तो आप 3 या 4 राउंड तक ऐसे करके बताओगे, यही एग्जाम्पल ले लेना बेशक। ठीक है, अगर उन्होंने डेटा ना दिया हो, और उसके बाद क्या करना कि आपको टोटल इनकम बतानी होगी कि टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी इनकम से, सॉरी इन्वेस्टमेंट से टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी। तो आप उसके लिए क्या करो, आपके पास एमपीसी है, तो आप पहले के की वैल्यू निकाल लेना, मतलब ये 2-3 राउंड दिखा के आप फिर अपना वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी वो बता देना। इतना क्लियर? ठीक है, तो के की वैल्यू निकाल के 1/1 माइनस एमपीसी, 1 - 0.5, तो यानी कि 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स आपको बोला है इनकम बताओ, तो के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ से क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 2, चेंज इन इनकम चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी करी आपने 100, तो चेंज इन इनकम आ जाएगा आपका 200। इतना क्लियर? मतलब जब आप ये पूरा ऐसे प्रोसेस करोगे और फाइनल आके टोटल ये जो टोटल कंजम्पशन या टोटल इनकम का जो भी टोटल करोगे ना, ये इनकम के कॉलम का जो टोटल होगा वो कितना होगा 200। कब होगा, जब ये कंजम्पशन और सेविंग क्या हो जाएंगे एंड में जीरो हो जाएंगे, बट ये पूरा प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करो, 2-3 राउंड करके दिखाओ, एंड में ये फॉर्मूला लगा के उन्हें टोटल दिखा देना कि टोटल इनकम कितनी जनरेट हो रही है। यही होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, जो आपको एक डिटेल ओवरव्यू देता है कि आखिर मल्टीप्लायर काम कैसे कर रहा है, हर लेवल पे इनकम जनरेट कैसे हो रही है, वो होता है हमारा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। सबसे पहले चेंज इन इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हुई, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में चेंज हुआ, इनकम के चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में चेंज होगा, कंजम्पशन की चेंज होने की वजह से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में फिर से इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, जिसकी वजह से इनकम जनरेट हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? यही होता है पूरा का पूरा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अगर किसी को ये कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो एक बार क्या कीजिएगा, एक बार देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और खुद अपने जो नोट्स बनाए या फिर ये जो उतारे होंगे, ठीक है, नोट करा होगा, इसे एक बार खुद से पढ़ के एनालाइज करने की कोशिश करिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट फिर भी ना है तो एक बार दोबारा देख लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके डिटेल हैंड रिटन नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने हाथ से उन्हें उतारिए। पीडीएफ पढ़ने के भरोसे मत रहिए भाई, पीडीएफ पीडीएफ ही रह जाता है, तो अपने हाथ से अपने नोट्स को जरूर उतारिएगा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।